सो वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ जो हम कवर करेंगे। माई सेल्फ ललित राठी, आप सब फैमिलियर हैं मेरे से अपने ग्रुप में। सो हम इस बार ज़्यादा फोकस करेंगे जो ओल्डर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो न्यूअर हैं उनके लिए भी। हमारा मेन पर्पज़ रहेगा यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड और स्विंग ट्रेड से रिलेटेड। स्विंग और ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे हम, इंट्राडे के ऊपर इस बार लेस फोकस करेंगे क्योंकि पिछली बार इंट्राडे के ऊपर फोकस किया था। या फिर इससे जो अगला बैच होगा उसमें मैं इंट्राडे पे फोकस करूँगा। अगर आप में से किसी का इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो वो उसमें कवर कर हो जाएगा। आप आने वाले जितने भी सेमिनार हैं वो अटेंड कर सकते हैं टिल आपके सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाएं। हर सेमिनार की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इवन जो आप पुराने सेमिनार हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा ट्रेडिंग और स्विंग, जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और स्विंग ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक ही सीखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेयर मार्केट के बारे में कि क्या है शेयर मार्केट। अब आप लोग सब यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए तो बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का तो आपको आइडिया होगा। जिसको नहीं है वो बता देना, उसके लिए स्पेशल पुराने वाली लेक्चर में जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दूंगा, उसमें से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद हम कवर करेंगे रिस्क और मनी मैनेजमेंट, क्योंकि मेन चीज़ यही है जो हमारे ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में जो आपको लॉन्ग टर्म में बचाएगा किसी भी चीज़ से। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग जो आपका सबसे पहले आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो आप किसी भी ट्रेड से या किसी भी उससे रॉन्ग पोजीशन से भी आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं। अगर ये चीज़ आपकी रॉन्ग है तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिट तो आपको हो जाएगा लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। प्रॉफिट होना मतलब 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 30 दिन 1 महीना 2 महीना वो आप प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर आपने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। जैसे कोई भी बिजनेस करो, शेयर मार्केट इज आल्सो ए बिजनेस, इट इज़ लाइक बिजनेस। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो सेम चीज़ यहाँ पे शेयर मार्केट में भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फोकस करने पड़ते हैं। अगर आप उन रूल्स को फोकस करोगे तो आप फिर इस बिज़नेस में अच्छे से वर्क कर पाओगे और आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे अगर चाहोगे तो बीच में एक स्पेशल सेशन रख लूँगा, वरना आप इन बिटवीन भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, नो इशू एट ऑल। हम थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे जो सबसे मेन होता है मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट किस तरह से काम करती है। मार्केट के काम करने का बिहेवियर हम देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है मार्केट में, कभी अप ट्रेंड में चलती है मार्केट, कभी डाउन ट्रेंड में, कभी साइडवेज। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। कैसे किसी शेयर का पता लगता है कि ये शेयर अब ऊपर जाने के कितने चांसेस हैं, डाउन जाने के कितने चांसेस हैं। फिर हम इसमें आगे कवर करेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट कैंडल स्टिक्स की, क्योंकि जो हमारी मेन थीम है जो आपको बताएगा, जो प्राइस है, प्राइस हमेशा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्राइस इज ऑलवेज द किंग इन दिस मार्केट। प्राइस को किंग बोलते हैं, प्राइस किंग है यहाँ पे। तो किंग आपका प्राइस है तो हमें प्राइस को अंडरस्टैंड करना है। सारी चीज़ें प्राइस से रिलेटेड चलेंगी। अगर प्राइस बोल रहा है मैं ऊपर जाऊँगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। इंडिकेटर और प्राइस दो अलग चीज़ हैं। इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ को। अगर इंडिकेटर कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊँगा लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको प्राइस को फॉलो करना है, ना कि इंडिकेटर को। इंडिकेटर क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइस जो है, प्राइस को सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है वो करती है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक हार्ट है, शेयर मार्केट का हार्ट है ये। अगर हार्ट को आपने समझ लिया तो आपको पूरी शेयर मार्केट समझ में आ गई। कैंडल स्टिक के पीछे क्या क्या साइकोलॉजी है, कैसे कैंडल स्टिक बन रही है, किस कैंडल को किस जगह पे हमें बाइंग की तरह देखना है, किस कैंडल को हमें इग्नोर करना है, कब किस कैंडल को सेलिंग की तरह देखना है, कहाँ से पता चलेगा कि ये शेयर अब यहाँ से ऊपर जाने के कितने चांसेस हैं। वो सारी चीज़ें कैंडल स्टिक के बेस पे आती हैं। कैंडल स्टिक हमें उसमें हेल्प करती है। फिर डिफरेंट डिफरेंट हम इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है। हम इंडिकेटर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर डिस्कस होने के बाद हम फिर डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स के ऊपर बात करेंगे। जो जितने भी इंडिकेटर हैं आपके RSI, फिबोनाची और बुलिंजर बैंड और बाकी इंडिकेटर, उन इंडिकेटर के बेस पे हम स्कैनर बनाएंगे। स्कैनर क्या है? स्कैनर आपको हेल्प करेंगे, जैसे शेयर मार्केट में मान लो 5000 स्टॉक हैं तो 5000 में से कौन से ऐसे 5 to 10 स्टॉक्स हैं
जो आपको इंटरेस्ट की जगह पे मिल रहे हैं अभी, उसको हेल्प करता है स्कैनर ढूंढने में। स्कैनर बनेगा किसी ना किसी इंडिकेटर से, तो इंडिकेटर का है की हेल्प से हम स्कैनर बनाएंगे। उस स्कैनर से हम 5 या 10 स्टॉक सर्च आउट करेंगे, उन स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करेंगे और उनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट जब ये इंडिकेटर्स पढ़ लेंगे और स्कैनर पढ़ लेंगे, तो साथ साथ हम उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से हमें अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्राडे का भी देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, कॉल पुट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, वो हम लास्ट में कवर करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें। और इसके बेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेलिंग कैसे करते हैं, कब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट मैंने सेंड कर ही दिया है, तो ये चीज़ें तो कवर होएंगी और इससे ज़्यादा भी होंगी। कोई इसमें से चीज़ छूट जाए तो आप मुझे मैसेज या कॉल पे बता देना, आई विल कवर दैट, या फिर आपका अगले बार जो भी सेमिनार होगा उसमें कवर अप हो जाएंगी वो चीज़ें। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। तो सबसे पहले तो शेयर मार्केट का आपको सबको आइडिया है कि शेयर मार्केट है क्या चीज़, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में सबसे पहले हमारी चीज़ें आती है कि जब भी हम शेयर मार्केट में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। देखो, एक अकाउंट होता है हमारा सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं। मनी से रिलेटेड अकाउंट जो है उसको सेविंग बैंक अकाउंट बोल देंगे। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, जहाँ से हम कोई चीज़ बाई या सेल करेंगे। और थर्ड अकाउंट होता है हमारा जो डीमैट अकाउंट है, उसमें आपके बेसिकली शेयर रहेंगे। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं, ऐसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं। वो हमारा CDSL और NSDL उसको मेंटेन करता है। वो भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज करेगी, जो आपके शेयर्स की सेफ्टी रखता है। ट्रेडिंग अकाउंट बीच में एक तरह से इंटरमीडिएट है, ब्रोकर जो हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हम हमेशा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे हम सबसे कॉमन एग्जांपल सब्जी मंडी की बात करें, तो सब्जी मंडी में जैसे वेजिटेबल्स ट्रेड होती हैं, ऐसे ही शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं। तो वेजिटेबल्स ट्रेड होती हैं तो क्या होता है, जितनी भी ये हमारी मंडियाँ हैं, इसमें क्या होता है कि जो किसान है वो किसान अपनी फसल लेके आएगा, वो वहाँ पे जो आड़ती हैं या फिर जो भी दुकानदार है उसको अपनी बेच देगा, और वो दुकानदार आगे फर्दर उसको सेल करेंगे, जिसको हम खरीद के लाएंगे, जिसकी भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। सेम चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे शेयर होते हैं। जो कंपनी है, कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाएगी NSE या BSE की वेबसाइट पे। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी वेबसाइट पे अपने आप को लिस्ट कराएगी। उसके बाद लिस्टिंग के बाद हम उनमें ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हैं लिस्ट होने के बाद। तो ट्रेडिंग कहाँ पे होगी, वो होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट वो दुकानदार हो गया जब जो उन चीज़ों को बेचेगा, जो उन चीज़ों को सेल करेगा, और उसके बाद वो सेव हो जाएंगे तुम्हारे डीमैट अकाउंट में। तो ये हमें पहले से तो डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जिसके पास नहीं है वो अपना ओपन कर सकता है। ये इससे रिलेटेड बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप सभी को पता ही होगा कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, आपकी बेसिक जो भी आइडेंटिटी है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें और प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसके बाद आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रोकर से अकाउंट खुलवाते हो, लेकिन अगर आप इंट्राडे और शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो एक बेस्ट ब्रोकर होना आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प करे और जिसमें ब्रोकरेज कम लगे। तो उसके लिए अलग अलग अकाउंट होते हैं। कई बार हम 2 से ज़्यादा भी अकाउंट ओपन करते हैं। कई बार आप अपने पेरेंट्स पे या वाइफ के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हो, ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिले। तो अब हमारी जो मार्केट होती है, मार्केट 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जिसमें जिसमें IPOs आते हैं। जो हमारे IPO हैं वो प्राइमरी मार्केट का काम है। यस मैम, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए डायरेक्टली। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे अगर सपोजिंग मेरा डीमैट अकाउंट है, हाँ तो जी। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना भी जरूरी है? नहीं, आपका डीमैट अकाउंट है तो ऑलरेडी आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो ही रखा होगा। मतलब अब वो ऑब्वियसली है कि दोनों चीजें एक साथ ही होंगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है हाँ कि जी, हाँ जी, बिल्कुल मतलब, ऑब्वियस है। क्योंकि मेरा डीमैट अकाउंट मतलब हस्बैंड ने मेरे नाम से खोला हुआ है, तो मींस आई हैव डीमैट अकाउंट। यस यस यस, तो दोनों मुझे वो चीज़। कंफर्म करना था, सॉरी मतलब मुझे लग रहा है कि कोई मेरी बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग हो तो। हाँ जी, हाँ जी। जी। ठीक है मैम, जस्ट ए सेकंड, एक लिंक शेयर करना था, एक सेकंड वेट करो।
तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट बेसिकली जो इनिशियल जब कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है तो वो बेसिकली आईपीओज के थ्रू ही लिस्ट करवाती है अपने आप को, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोलते हैं, वो प्राइमरी मार्केट है। और सेकेंडरी मार्केट जब वो लिस्ट हो जाता है तो जब हम उसके शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं वो हमारी सेकेंडरी मार्केट हो जाती है, जिसके थ्रू हम जो हम बेसिकली जो डीमैट अकाउंट में ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा होता है। प्राइमरी मार्केट में तो सिर्फ आईपीओज को ही हम ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जब जो इश्यूज आते हैं, अब अलग अलग तरह के इशू होते हैं, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं कि जो इनिशियली हमारा कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा रही है तो सबसे पहले वो अपना पब्लिक इशू लेके आती है, आईपीओ जिसको बोलते हैं। अब आईपीओ भी अलग अलग होते हैं, एक फ्रेश इशू, एक ओपन फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब ये हो गया कि कोई कंपनी अपने आप को सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन लिस्ट करवाना चाह रही है, तो वो जब फर्स्ट टाइम अपने आप को लिस्ट करवा रही है तो वो फ्रेश इशू लेके आती है। तो फ्रेश इशू का मतलब होता है कि जो भी उसने पैसा आपसे लेगा, जो भी पैसा इशू के थ्रू उनको मिलेगा, वो उस पैसे को अपनी फर्दर एक्सपेंशन में ही यूज़ करेगी, उसके अलावा कोई और यूज नहीं होगा। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कई बार जो पुराने प्रमोटर्स होते हैं वो अपने आप को एग्जिट लेना चाहते हैं कंपनी से, तो उसके थ्रू भी कंपनी अपने आप को, अपने शेयर्स को डीमैटेराइज करवाती है, मतलब अपने शेयर्स को बेच के जो बड़े पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट करवाती है। तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको एग्जिट मिल जाए, तो वो ऑफर फॉर सेल होता है। तो आईपीओज की स्टडी अलग होती है और जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है जब हम ट्रेड करने लग जाते हैं उसकी स्टडी अलग होती है। जो आईपीओ वाली स्टडी है उसमें बेसिकली अगर कोई कंपनी है उसका फ्रेश इशू है तो उसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ऑफर फॉर सेल की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वही एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो उसमें इतना अट्रैक्टिव ऑफर नहीं मिलता। ऐसे ही एफपीओ होता है, एफपीओ मतलब फॉलो अप प्रोसेस। एक बार कंपनी ने इनिशियल अपना आईपीओ लिया ही है, कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा चुकी है, उसके बाद वो अपनी और ज़्यादा जो सिक्योरिटीज़ है और ज़्यादा जो अपने बॉन्ड्स हैं, वो क्या बोलते हैं, शेयर हैं, उनको और दे रही है, फॉलो अप प्रोसेस करना चाह रही है। मतलब पूरे उसने स्टार्टिंग में अपने कंप्लीटली शेयर नहीं दिए थे, अब कुछ हिस्सा वो और दोबारा से लेना चाह रही है, तो उसमें एफपीओ आता है। सेम उसमें भी फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल होता है। राइट्स इशू होते हैं एंड बोनस इश्यूज होते हैं, ये उनको मिलते हैं जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। जैसे आपने कोई कंपनी XYZ कंपनी का शेयर खरीद लिया, उस कंपनी का खरीदने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में आ गया वो, तो डीमैट अकाउंट में आने के बाद आप राइट इशू के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं कि कोई कंपनी अपना राइट इशू लेके आ रही है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और बोनस इशू, कंपनी बोनस देती है 1:1, 1:2, मतलब एक शेयर के ऊपर एक शेयर, वो बोनस फ्री में आपके साथ एक तरह से बोनस शेयर कर लिया उन्होंने, स्प्लिट हो जाता है उसमें स्टॉक का प्राइस, वो बोनस इशू कहलाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको जैसे जैसे आप इन चीज़ों के फैमिलियर होंगे, जैसे जैसे आप करोगे ट्रेड, तब आपको पता चलेगा। अभी सिर्फ मैं टचअप करवा रहा हूँ क्योंकि हमें ये चीज़ें तो बस बेसिक नॉलेज के लिए हैं, इनसे आपका बेसिक नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन जो आपका मेन है वो ट्रेडिंग, जो आप चार्ट से सीखोगे वहाँ से आप पैसा कमाना सीखोगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इन बेसिक टर्मिनोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप गूगल भी करोगे तो भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इनिशियल टचअप दे रहा हूँ इनका। ये फिर आपके कैसे कैसे फोरम्स वगैरह और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, KYC म्यूचुअल फंड, वो चलो उनको हम कवर नहीं करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो अब बात करते हैं हम कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या होता है कि हमने कोई कंपनी का XYZ कंपनी का शेयर खरीद लिया, उस कंपनी का शेयर खरीद के हम बेसिकली इसमें शेयर मार्केट में आना क्यों चाहते हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट ही हमारा मेन पर्पज़, तो सबसे पहली बात तो, लेकिन हमें प्रॉफिट भी चाहिए, वो एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। प्रॉफिट तो हमें FD से भी मिल जाएगा, किसी और उससे भी मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड से भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम FD और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अपने आप को रिटर्न कमाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सेफ्टी का भी ध्यान पड़ना पड़ता है और लिक्विडिटी का भी, कि जिस स्टॉक में मैं बाई या सेल कर पा रहा हूँ उसको मैं इजीली बाई एंड सेल कर भी पाऊँगा या नहीं, उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करते हुए, ताकि हम पैसा अर्न कर सके, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए अब क्या है, जैसे मैंने बताया हमारे पास
जो फ्लो अप क्या होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं या कोई भी ट्रेड भी करने की बात करते हो, आप इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड में करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन जो मार्केट है उसमें 5,000 से ज़्यादा शेयर्स जो हैं लिस्टेड हैं, मतलब 5,000 कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं। आप उन 5,000 को तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हमें क्या है, कोई ना कोई एक क्राइटेरिया चाहिए जिसके बेस पे मैं उन 5,000 में से कुछ स्पेसिफिक, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर पहुंच जाऊं किसी तरह से, किसी क्राइटेरिया के थ्रू, और उन सिलेक्टेड 5, 10, 15, 20 या 50 स्टॉक के ऊपर ही मैं स्टडी करूं। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिर उनको स्टडी करके फिर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो जो ये स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। दो एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, एंड थर्ड वन इज आल्सो देयर इकोनॉमिक। कि हमारी जैसे इकोनॉमी जो होगी मैक्रो लेवल पे बात होगी कि पूरे पूरी कंट्री की बात होगी इकोनॉमी वाइज, कि हमारी जैसे हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इंडियन इकोनॉमी अगर ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली जो कंपनियां होंगी वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन पूरी ओवरऑल इकोनॉमी ही इंडिया की डाउनफॉल पे है, तो कोई भी स्पेसिफिक कंट्री उसमें इतना ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं पाएगी। तो इकोनॉमी की बात हो जाती है मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे। जब इकोनॉमी बूस्टअप होती है, इकोनॉमी में जैसे पैसा आता है किसी वजह से, सर्कुलेट करवाती है सरकार, या कोई भी हमारा जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, और जो डेवलप्ड नेशन है उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनियां परफॉर्म करेंगी। तो इकोनॉमिकल एनालिसिस मैक्रो लेवल पे हो जाता है, जो सेलेक्टेड कंपनीज को, जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां उनको इफेक्ट करेगा। तो हमें ओवरऑल इकोनॉमी को भी समझना पड़ता है। इकोनॉमी को समझते हुए फिर हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। अब हमें किसी कंट्री की ग्रोथ में उसमें पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा, वो इकोनॉमी के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो कंट्री आगे जाके फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी, तो हम उस कंट्री के स्टॉक्स को क्यों खरीदेंगे, उस कंट्री के इंडेक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हर कंट्री का इंडेक्स होता है, जैसे हमारा NSE BSE है, ऐसे ही USA का जैसे नैस्डैक हो गया, चाइना का जैसे शंघाई हो गया, हर कंट्री का है। तो उस कंट्री, और आप भी दूसरी कंट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमी देखनी होती है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। आने वाले 5-10 साल जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि आने वाले 5-10 साल में उनकी इकोनॉमी कहाँ जा सकती है, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। फिर हम करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों एक दूसरे के मतलब इस तरह से हैं कि दोनों में से एक कर लोगे आप तो दूसरा अपने आप ही उसको रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक आइडिया दोनों का हो, लेकिन दोनों में से कोई भी एक आपने कर लिया तो सेम ही रहता है, उनका रिजल्ट आपको दोनों से सेम मिलेगा। जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होंगे उसके टेक्निकल भी वही चीज़ बता रहे होंगे आपको, उसका चार्ट पैटर्न भी अच्छा होगा, और जिसका चार्ट पैटर्न अच्छा होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसके फंडामेंटल भी अच्छे होंगे। पहले जो है फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा चलता था, पहले जब तक कंप्यूटर नहीं आए थे तो फंडामेंटल बेस पे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट होती थी, फंडामेंटल बेस पे ही होती थी। फंडामेंटल का मतलब हो गया यहाँ पे कि उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, उस कंपनी से रिलेटेड क्या क्या उसका नेट इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, कितना उस पर डेप्थ है, कितना उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो सारी चीज़ों की स्टडी, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसकी मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, उसकी आगे फ्यूचर एक्सपेंशन के कितने प्लान हैं, वो चीज़ हो जाती है फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस जो आप चार्ट देखते हो, कैंडलस्टिक देखते हो, वो आ जाती है टेक्निकल में, कि उसमें किस तरह से इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो आपका टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया दोनों का होना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ टेक्निकल पे, क्योंकि टेक्निकल से हमें फास्ट रिजल्ट मिलता है। और अभी जो आ रहा है वो थर्ड, ये तो फंडामेंटल पे जो था कंप्यूटर टाइम से पहले था, अब कंप्यूटर जब आया तो टेक्निकल एनालिसिस आ गए, कंप्यूटर जब आ गए तो टेक्निकल एनालिसिस बड़े पॉपुलर हो गए हैं। और आजकल जो फोर्थ एनालिसिस आया हुआ है वो आया हुआ है साइकोलॉजिकल एनालिसिस। साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना पड़ता है कि साइकोलॉजी क्या है पब्लिक की, कहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहाँ पे कौन क्या सोच रहा है, उसके ऊपर भी एनालिसिस करना पड़ता है। वो हमारा बिल्डअप होता है जब हम चीज़ों को फॉलो अप करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फंडामेंटल एनालिसिस
हो जाएगा आपका स्टॉक से रिलेटेड, जो उसकी बैलेंस शीट है उन सबको पढ़ के। टेक्निकल इसमें इकोनॉमिकल एनालिसिस बता दिया मैंने। फंडामेंटल में अब इसको हम वन बाय वन फॉलो अप करेंगे। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, इसमें हम क्या देखेंगे, हम इसमें बेसिकली इन फैक्टर्स को पढ़ते हैं कि कंपनी का कितना रेवेन्यू है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो कितनी रिटर्न आपको दे पा रहा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं उसके फंडामेंटल की जब हम बात कर रहे हैं। वो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि भाई वो प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है कि एक शेयर का प्राइस कितना है और डिवाइड बाय उस कंपनी की अर्निंग क्या है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसके बेस पे उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो होता है तो वो अच्छा स्टॉक है, मतलब वो अच्छी बाइंग रेंज है उसकी। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है, अगर कम है तो वो अंडर वैल्यूड है। इसको हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब करंट प्राइस और करंट उसकी बुक वैल्यू, अभी क्या रेट चल रहा है उसका, और अभी आप उसको उसके ऊपर बात होती है कि उसकी बुक वैल्यू क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम आगे जब फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो वहाँ और डीपली देखेंगे। एंड टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है आपका ये चार्ट पैटर्न टाइप का, कि चार्ट किस तरह का दिख रहा है उसका, उसके चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस तरह से उसका चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बेस्ड अपॉन द यू कैन से आइदर इंडिकेटर और बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, कि उसका उसकी कैंडल्स कैसी बन रही हैं, किस तरह से वो चल रहा है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स मैं ही कर लेता हूँ, आपको मिल जाएंगी। तो अब बेसिकली क्या होता है, जब हम चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं, तो जब चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, स्ट्रेंथ उसकी, इन सारी टर्मिनोलॉजी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जब हम टेक्निकल्स की बात करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि आप दोनों चीज़ें सीखोगे, फंडामेंटल भी टेक्निकल भी। ये अलग अलग चार्ट हैं, प्राइस चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक, इस तरह की आपकी कैंडल दिखती हैं। ये वाला जो है आपका बार चार्ट है, इसमें थिकनेस नहीं है। लाइन चार्ट है, ना ओपन है, ना हाई है, ना लो है, ना क्लोज है। एंड एक आपका ये होता है कैंडल स्टिक, जिसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज है और थिकनेस दिखाई देती है। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग कैंडल स्टिक के बेस पे आप अलग अलग चार्ट को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप एक कैंडल स्टिक देख रहे हो और एक आप ये लाइन चार्ट देख रहे हो, दोनों का नज़रिया अलग अलग है, दोनों को देखने का स्टाइल अलग अलग हो जाता है। किसी टाइम पे हमें फंडामेंटल देखना पड़ता है, किसी टाइम पे टेक्निकल, किसी टाइम पे हमें उसका लाइन चार्ट देखना पड़ता है, किसी टाइम पे हमें उसका कैंडलस्टिक चार्ट देखना पड़ता है। अलग अलग चार्ट्स को अलग अलग टाइम पे, फ्रेमवर्क को अलग अलग टाइम पे देख के हमें उनको एक दूसरे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करना है कि दोनों एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें दें। ठीक है, ये उनके बीच में डिफरेंस, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। एक सेकेंड, और क्या रह गया। म्यूचुअल फंड आपको पता ही है क्या होता है हर किसी को, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे अब बताया कि मार्केट में काम करने का तरीका है, एक तो आप इनिशियल जो खुद ही बाई और सेल कर लिया, आपने किसी कंपनी के शेयर बाई किए और सेल किया आपने खुद की। एक होता है किसी आपने एक्सपर्ट को पैसे दे दिए। तो एक्सपर्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड जो हैंडल करता है, वहाँ पे एक जो म्यूचुअल फंड हैंडलर होता है वो आपके पैसे को मैनेज करेगा। उसके पास क्या है, उसके पास पूल में अमाउंट आ जाता है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी SIP करते हैं, जैसे किसी ने 1000 रुपये डाले, किसी ने 2000, किसी ने 10,000, 50,000, अलग अलग रेशो, अलग अलग बंदों ने अपना जमा करा दिया एक पर्टिकुलर उसमें फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करेगा, वो भी कुछ पार्ट आपका यहीं पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, कुछ पार्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, कुछ वो आपका गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, कुछ सिल्वर में इन्वेस्ट करेगा। उसकी अलग अलग वो हो सकती है स्ट्रेटजी कि वो कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का वो म्यूचुअल फंड है। फिर वहाँ से वो रिटर्न जनरेट करेगा, वो जो रिटर्न जनरेट करेगा उस रिटर्न का कुछ रेशियो आपके साथ शेयर करेगा वो। अब क्योंकि इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड जो है ये सिस्टमेटिक, SIP भी इसी का पार्ट होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपने कुछ कुछ अमाउंट डाल दिया, तो इसमें क्या है, एवरेज का फ़ायदा मिल जाता है। किसी टाइम मार्केट ऊपर है, किसी शेयर का प्राइस ऊपर है, किसी टाइम में वो शेयर का प्राइस नीचे है। तो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपका 15 से 20% का रिटर्न आपको दे देता है, FD से ज़्यादा।
लेकिन अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, आप प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग उसको देख पा रहे हो, आपको थोड़ी सी समझ हो, तो आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिसके पास टाइम नहीं होता वो अपना इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जिसके पास टाइम है, जिसके पास नॉलेज है, थोड़ी सी शेयर कर सकता है, वो अपने आप ही देख सकता है, वो अपना डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग तरीके हैं, वो हम आगे बात करेंगे कि किस टाइप का क्या म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में भी फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से रहेगा ओवरऑल पार्ट कि हमें बेसिक आपको बताया अभी। तो अब हम क्या है, सबसे पहले अब आपको ये आइडिया है कि शेयर मार्केट होती क्या है। शेयर मार्केट क्या है, बेसिकली मैंने बताया कि जैसे कोई भी कंपनी है XYZ, वो अपने आप को किसी के पास लिस्ट करवाती है। जो लिस्ट करवाती है वो हमारी क्या है, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर कंपनी ने लिस्ट करवाया। तो लिस्ट करवाने के लिए वो क्या लेके आती है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट होगी। जब लिस्ट होगी तो लिस्ट होने के बाद उसके जो शेयर हैं, उसके शेयर जो हैं वो ट्रेड होने लग जाएंगे। वो जब ट्रेड होते हैं तो जो हम ये करते हैं, ये होती है सेकेंडरी मार्केट, हम उनको ट्रेड करने लग जाते हैं। ये जो प्राइमरी हुई या सेकेंडरी हुई, हम इसको किसके थ्रू कर पाते हैं, हम इसको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू कर पाते हैं। ब्रोकर क्या है, बीच में इंटरमीडिएटरी है, बीच में एक तरह से दलाल है जो उसको मैनेज कर रहा है। इसके पास हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमैट कह लो, या फिर आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है वो खुलवाना पड़ता है। ये क्या है, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में मनी है, यहाँ पे मनी है। ये जो मनी है ये हम ट्रांसफ़र करेंगे ब्रोकर के पास। ब्रोकर फिर हम कोई चीज़ बाई बोलते हैं तो ब्रोकर हमारे तरफ से उसको बाई कर लेगा और पैसे हमारे उतने ही वो डिडक्ट कर लेगा। और बाई करने के बाद जो हमें है वो शेयर मिल जाएंगे, पैसे हमसे उसने ले लिए और शेयर हमको दे दिए। एक तरह से हम दुकानदार के पास गए, हमें सोना खरीदना था, हमने दुकानदार को पैसे दिए और सोना उससे ले लिया, अब सोना हमारा हो गया। तो हमने सोना घर में स्टोर कर लिया तिजोरी में। तो इसी तरह से जो शेयर हैं उसको स्टोर करने का काम करेगा डीमैट अकाउंट। वो होता है NSDL या CDSL में, ये उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ये भी एक तरह से बैंक की तरह ही काम करते हैं कि इसमें शेयर्स रहते हैं हर किसी के। तो ये प्रोसेस होता है इसका पूरा ओवरऑल, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम जब भी उसकी बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो जो ये निफ्टी है, निफ्टी 50 या NSE BSE क्या है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। जो हमारी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है ये NSE, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पहले हमारी BSE होती थी, इसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती थी। अब NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें टॉप की 50 कंपनीज हैं। तो जैसे ये है निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 कुछ नहीं है, ये 50 कंपनियों का एक तरह से एवरेज प्राइस होता है। 50 टॉप कंपनीज की एवरेज होती है इसमें निफ्टी 50। निफ्टी 50 की खुद की कोई वैल्यू नहीं, जैसे ये 24,141 है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली जो इसके अंदर टॉप की 50 कंपनी लिस्टेड हैं, उनके प्राइस को आप एवरेज कर दोगे तो इतना मिलेगा। इसमें रिलायंस हो गया फॉर एग्जांपल, मारुति हो गया, ITC हो गया, ठीक है, इन सब की HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, इन सब को आप एवरेज कर दोगे तो जो प्राइस आता है वही निफ्टी 50 का प्राइस आता है। बेसिकली क्या है, ये जो इंडेक्स होते हैं इनको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे जो निफ्टी 50 है इसको इंडेक्स बोलेंगे, निफ्टी 50 ये जो है इंडेक्स है, ये 50 कंपनियों की एवरेज है। ये जो इंडेक्स है ये किसी कंट्री का, हर कंट्री का इंडेक्स होता है। इस कंट्री की ये बेसिकली ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कंपनी की 50, उस कंपनी कह रहा हूँ, उस कंट्री की टॉप की 50 कंपनियां जो हैं वो किस तरह का परफॉर्म कर रही हैं, वो उस कंट्री का इंडेक्स बताएगा। तो उस कंट्री का इंडेक्स देख के हम कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं कि भाई इस कंट्री की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है या किस तरह से चल रही है। तो हमेशा टॉप की 50 कंपनी का एवरेज होता है। तो अगर हम इसको देख लें तो ये कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करें हम, आज इसको मैं मंथली चार्ट करता हूँ या फिर 12 मंथ करता हूँ, ईयरली चार्ट करता हूँ, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। 12 मंथ, ये 12 मंथ का चार्ट है निफ्टी 50 का। एक कैंडल, ये जो एक ग्रीन या रेड दिख रही है आपको, ये एक
साल के इक्वल है, 1 ईयर के इक्वल है ये एक कैंडल। 1 2 3 4, ये जब से लॉन्च हुआ है, ये 1998 से लॉन्च हुआ है और ये आज 2024 आ गया, यहाँ पे है। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो यहाँ पे इसका रेट क्या था, कुछ ये 800-700 रुपये पे लॉन्च हुआ था। यहाँ पे हम करेंगे तो ये 1000 रुपये पे था, 800 रुपये पे था कभी, और आज ये चीज़ 24,000 की है पिछले कुछ सालों में। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपको दिख रहा है कि ये ऊपर जा रही है। ये इसका मतलब हमारी जो कंट्री है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ऊपर जा रही है। ये जो इंडेक्स है ये डिजाइन इस तरह से किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे अब ये तो बड़ा टाइम फ्रेम हो गया थोड़ा सा, अब इसमें मैं छोटा और मंथली दिखाता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पे था, ऊपर गई, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आया, ऊपर गई, नीचे आई, ये ऐसे दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे होते हुए चल रहा है। क्या चीज़ क्या है, कैंडलस्टिक आपने कुछ नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना, बस ये चार्ट देखो कि ये ऊपर नीचे शो होते हुए ही जा रहा है। मैं इसको यहाँ से लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा। तो देखो ये चीज़ जो है ऊपर ही जा रही है कॉन्टिन्यूसली, जहाँ से लॉन्च हुई थी, जहाँ पे 1998 में थी, आज उससे तो ऊपर ही है। बीच में क्या हुआ, बीच में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बीच में इकोनॉमी कंट्री की डाउन भी हुई। एक ये 2008 का क्रैश था, जो लेमन ब्रदर्स थे उसमें क्रैश आया, फिर ये यहाँ पे कोरोना वायरस का भी क्रैश आया, और उसके बीच में ये 2-3 वार के क्रैश आए। यहाँ पे हमारी कंट्री के भी वॉर्स थे, यहाँ पे इकोनॉमी उस तरह से थी। धीरे 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 ग्रो करके आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो चीज़ है, ये जो इंडेक्स है, डिजाइंड इस तरह से है कि ये ऊपर जाने के लिए डिजाइंड है। क्यों इस तरह से डिजाइंड है, क्योंकि ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 50 मैं बात कर रहा हूँ, टॉप की 50 कंपनियों का एवरेज है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कंपनी परफॉर्म लेस करती है उस कंपनी को इससे निकाल देते हैं। हर कुछ 3 या 6 महीने में इसको रिव्यू करते रहते हैं। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है उसको इसमें से एग्जिट करवा देते हैं, और जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अप हो जाता है उसको इसमें एंट्री दे देते हैं। तो इसमें हमेशा वही टॉप 50 कंपनीज रहेंगी जो परफॉर्म अच्छा कर रही हैं। तो ये इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये कभी भी नीचे नहीं आ सकता। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाने के लिए डिजाइंड है। अनटिल सैचुरेशन ना आ जाए, जब तक कंट्री डेवलप्ड ना हो जाए पूरी फुल्ली, जब कोई एक्सपेंशन का स्पेस ही नहीं बचेगा, जब ही ये सैचुरेट हो गए नीचे आ सकता है, अदरवाइज ये ऊपर ही जाता रहेगा। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि फॉल तो आएंगे, नीचे तो आती हैं चीज़ें, नीचे तो आएगी, चाहे किसी भी वजह से आए, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे लेमन ब्रदर्स का हो, चाहे 2008 की मंदी हो, 2000 का बब्बल हो, 1997 का क्रैश हो, लेकिन वो चीज़ ऊपर जाने के लिए डिजाइंड है। अगर वो कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, अपने आप को सस्टेन कर रही है, तो वो ऊपर ही जाएगी। तो इस तरह से ये डिजाइंड है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, आज से 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया होता यहाँ पे, 800 रुपये की मेरी वैल्यू आज 24,000 रुपये है, तो कितने टाइम्स मेरा रिटर्न हो गया, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम बात करें तो जो जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा और आज यहाँ पे बात करें, तो उसका अमाउंट 2,500 गुना हो गया है, 2,500 गुना का रिटर्न हो गया 20 साल में। टाइम लगा 25-30 साल, 20 तो नहीं, 30 साल में, 30 साल में, लेकिन इतना अमाउंट दे दिया उसने। तो इट इज़ नेवर टू लेट। अगर आप आज भी इन्वेस्ट कर रहे हो, 30 साल का लंबा ओरिजिन रखते हो, आपको ये लग रहा है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी आने वाले फ्यूचर में, मेरा मानना है कि भाई हमारी जो कंट्री है वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी होने वाली है आने वाले 5 से 10 साल में हमारी, तो हम और ग्रो करेंगे। तो क्या पता आज ये चीज़ जो 24,000 की यही जाके 1 लाख पहुंच जाएगी। तो आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए देखना है। तो इसका सबसे, अब ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट देख के ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, छोटे टाइम पे देखोगे तो आपको इसमें अप एंड डाउन्स ज़्यादा भी दिखेंगे। मैंने इसको वीकली कर दिया है तो इसमें और ज़्यादा अप डाउन्स दिखेंगे आपको। ये नीचे आया, इस 3 साल में 8 से लेके 7 से लेके 9, इन 2 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया।
जिसने यहाँ पे खरीद लिया होगा, जिसने यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किया होगा और 2 साल का उसको सब्र नहीं होगा, वो निकल गया होगा। लेकिन आज वो यहाँ देख रहा होगा तो उसको लग रहा है कि वहाँ पे मैं रुक जाता तो ये मेरे को इतना पोटेंशियल मिल जाता। फिर यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये सैचुरेशन स्टेज रहा है, यहाँ पे इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है सच। फिर ये एक बड़ा मोमेंटम आया, फिर ये बीच में 1-2 साल खास रिटर्न नहीं दिया, फिर मोमेंटम आया, फिर ये देखो कितना बढ़िया मोमेंटम आया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया और अब ये एक मोमेंटम आया। तो अब हमें क्या पता चल गया कि भाई ये ऊपर नीचे होके ही जाएगा। तो इसको हम किस तरह से बाई या सेल करके या किस तरह से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे सेफ चीज़ होती है ETF या बीज बोलते हैं इन्हें। ये क्या है, जैसे निफ्टी 50 है, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो एक चीज़ होती है निफ्टी 50 ETF या निफ्टी 50 बीज। आपको लग रहा है कि आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आप चाह रहे हो कि भाई मुझे कम रिटर्न मिल जाए लेकिन श्योरिटी वाला मिल जाए, और मेरे को आने वाले 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना है, और मेरे को पता है कि निफ्टी 50 यहाँ से 24,000 से 50,000 होने वाला है, डबल होने वाला है आने वाले 10 साल में। ये यहाँ से ये 1 लाख होने वाला है, 4 गुना होने वाला है आने वाले 10 साल में। मुझे ये लग रहा है, मुझे अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे इतना भरोसा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये ETF या निफ्टी बीज ले लूँगा। ये क्या है, कुछ नहीं है, जो भी आपका ब्रोकर है, जिसके पास भी आपका अकाउंट है, वहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च बार में जाओगे और यहाँ पे लिख दोगे निफ्टी 50 ETF, तो ये आ जाएगा। आप तो SBI ETF निफ्टी 50 कोई भी किसी भी नाम से आ जाएगा, उसका ETF नाम जरूर होगा उसमें और निफ्टी 50 जरूर होगा उसमें। या फिर बीज लिख दोगे, ETF नहीं लिखो, बीज लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है। निफ्टी 50 बीज, इसमें ETF ही है। चलो, तो जैसे ये है, इसके ऊपर क्लिक करोगे इसका चार्ट आ गया। तो देखो ये चीज़ है, ये 255 की है आज। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी इसका रेट ऊपर जाएगा। ये स्पेसिफिक निफ्टी 50 के साथ ही चलेगा। निफ्टी 50 ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 नीचे आएगा ये नीचे आएगा। निफ्टी 50 कोरोना क्रैश में गिरा, ये भी गिर गया, ऊपर गया, आजकल डाउन है तो ये भी डाउन है। तो ये चीज़ क्या है, ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। जब भी आपको नीचे मिले, ये इसमें थोड़ा बाई करके आप छोड़ सकते हो। ये तो हो गया सबसे सेफ वाला ऑप्शन, जिसको कोई टेंशन लेनी नहीं, जिसको ना चार्ट स्टडी करना, कुछ भी नहीं स्टडी करना, और बैठे बैठाए जिसको ये लग रहा है कि हाँ भाई आज से 10 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया होता यहाँ पे, ये 2020 में इन्वेस्ट किया होता, ये चीज़ थी 80 रुपये पे और आज ये चीज़ 295 रुपये पे है, तो कितने % का रिटर्न हो गया। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 200 गुना का रिटर्न हो गया 4 साल में। अब जिसको लग रहा है कि आने वाले 4 साल में और 200 गुना बढ़ सकती है निफ्टी 50, यहाँ से डबल हो सकती है, वो ETF खरीद के छोड़ देगा। ये तो है सबसे सेफ वाला ऑप्शन, जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं। आपने देख लिया कि इंडेक्स तो डिजाइंड ही ऐसा है, कोई कंपनी बंद हो सकती है, कोई XYZ कंपनी बंद हो जाएगी, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि निफ्टी 50 तो इस तरह से डिजाइंड है कि उसमें से ख़राब कंपनी को निकाल के अच्छी कंपनी को इसमें इनलिस्ट करवा देंगे। तो ये तो ऊपर जाने के लिए डिजाइंड है, लॉन्ग टर्म में इसको ऊपर ही जाना है। तो मैंने इसको ही खरीद लिया, इंस्टेंट ऑफ टेकिंग सो मैनी टेंशन, मैंने इसको ही खरीद लिया कि भाई मुझे पता है आने वाले 10 साल हमारी कंट्री के ही हैं, तो इसको थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया इसमें। तो कंपनी मेरी जो खरीदी हुई वो ऊपर जाए या ना जाए, लेकिन मुझे पता है निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, तो मैंने निफ्टी 50 को ही खरीद लिया। ये तो हो गया सबसे सेफ वाला ऑप्शन, जिसमें आपको कोई स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कब करनी है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आप यहाँ पे खरीद लो, आने वाले 5-6 महीनों में आपको कुछ रिटर्न ही नहीं मिला, आपको टेंशन रहेगी, यार गलत खरीद लिया, बार बार देखोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की सोच के खरीदोगे तो आपको टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको 5 से 10% का करेक्शन मिल जाए मार्केट में, मंथ में, किसी भी मंथ में 5 से 10% का करेक्शन मिल जाए मार्केट में, तो आप इसमें बाई करके छोड़ दो। आपकी एवरेज उस तरह से बनेगी, एवरेज प्राइस आपको लेके आना है। आपके पास ऐसा तो है नहीं आपके पास 10 लाख रुपए के, तो 10 के 10 आप यहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे। अब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो।
1 लाख यहाँ पे लगाया, फिर ये ऊपर से रेड कैंडल बनी 1 लाख यहाँ लगाया, फिर कभी रेड कैंडल बनी यहाँ पे लगाया। रेड कैंडल पे हमेशा बाई करो, जब मंथली कैंडल रेड हो वहाँ पे बाई करो आप इसको, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको एवरेज करना है, एवरेज प्राइस आपका जितना नीचे होगा उतना आपका बढ़िया है। या फिर आपको एक लम सम इन्वेस्टमेंट करना है कि भाई मेरे को 15-20 साल के लिए बाद ही पैसा चाहिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए पैसा चाहिए, आज मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आज से ही सेविंग करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपए की आज ही ETF खरीद के छोड़ दी, और अब इसको मैं 10 साल बाद ही देखूँगा या 20 साल बाद ही देखूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे पता है कि मेरी कंट्री की इकोनॉमी आने वाले 10 साल में और ग्रो ही करेगी। तो ये तरीका होता है इसमें काम करने का। ये तो सबसे सेफ वाला ऑप्शन बताया आपको, जिसमें किसी स्टडी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डिजाइन ही इस तरह से। अब ये जो ETF और ये जो बीज है, ये आप स्पेसिफिक सेक्टर की भी कर सकते हो। आपको पता है कि भाई निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं, कोई कंपनी फार्मा की है, कोई कंपनी FMCG की है, कोई कंपनी बैंक की है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज की है, कोई इंश्योरेंस की भी कंपनी है, अलग अलग कंपनियां हैं, कोई IT सेक्टर की है। तो आपको किसी वजह से ये पता चल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि भाई कोरोना आ गया, बाकी कोई चीज़ चले या ना चले, मेडिकल शॉप्स तो चलेंगी, मेडिकल वाली कंपनी चलेगी ही चलेगी। या आपको लग रहा है कि भाई फूड वाली कंपनी FMCG सेक्टर तो चलेगा ही चलेगा, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता, चाहे युद्ध हो जाए, चाहे कोई वायरस आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, FMCG सेक्टर कभी बंद नहीं हो सकता, ये तो चलना ही है, FMCG की कंपनी बंद नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया, निफ्टी FMCG बीज ये भी आप ले सकते हो, ये सेक्टर वाइज भी आती हैं। FMCG गिफ्ट बीज ये ICICI प्रोडक्ट्स की अलग अलग आती हैं, जो इसको मैनेज कर रहा है ICICI मैनेज कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये बीज आ गया आपकी IT बीज, जैसे IT बीज। गोल्ड की भी आती हैं, गोल्ड बीज, IT बीज कहाँ गई, ये रही IT बीज, निप्पॉन इंडिया ETF IT बीज। आपको लग रहा है कि भाई IT सेक्टर ने ब्रेकआउट कर रखा है, जैसे हम उस पे CRCC वाले ग्रुप पे बार बार बात करते हैं कि IT सेक्टर ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कर रखा है। आने वाले टाइम में हम इन पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। अब हमें लग रहा है और कुछ नहीं तो ये यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही है, ये यहाँ से 56 तक तो एटलीस्ट जाना ही वाला है। अब उसमें क्या है, कोई स्टॉक लूँ मैं तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक है 45% का ग्रोथ है, तो यहाँ से यहाँ तक 45% की ग्रोथ दे सकता है, 30% की ग्रोथ दे सकता है। तो मुझे क्या है, जब मुझे इस सेक्टर के ऊपर यकीन है, तो इस सेक्टर का कोई पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो हो सकता है चले ना चले, उस पर्टिकुलर स्टॉक में उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मुझे पता है सेक्टर तो परफॉर्म करने वाला ही है। तो मैंने इस सेक्टर से स्पेसिफिक पूरे सेक्टर को ही खरीद लिया। पूरे सेक्टर को खरीदने का तरीका क्या है, इसके मैं ETF या फिर मैं उसके बीज खरीद लूँ। तो ये वाली जो होती है, इसमें तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब बीज और ETF तो आप खरीद के रख लो बिना किसी एनालाइजेशन के, तो भी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सेक्टर है, IT सेक्टर बूम करेगा। आपको लग रहा है कि IT सेक्टर बूम कर रहा है, किसी स्टडी के बेस पे आपको लग रहा है कि कोरोना आ गया तो जो हमारी फार्मा सेक्टर है वो बूम करेगा, तो फार्मा के बीज ले लिए। आपको लग रहा है कि भाई खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं, FMCG जो स्टॉक्स हैं वो चलेंगे, भाई युद्ध हो गया तो आपको लग रहा है युद्ध की वजह से अब क्या होगा, जो डिफेंसिव सेक्टर हैं, जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं वो चलेंगे। तो डिफेंस वाले में भी बहुत सारे ऑप्शन है हमने आपके पास, तो उसमें से आपको हो सकता है आपने गलती से गलत जगह पे ट्रेड ले लिया, तो वहाँ पे गलत में घुसने के बजाय हमने पूरे उस सेक्टर को ही खरीद लिया, पूरे हमने डिफेंसिव सेक्टर को खरीद लिया कि भाई युद्ध होगा तो डिफेंसिव सेक्टर तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक ना चले, लेकिन ओवरऑल सेक्टर तो चलेगा ही चलेगा, एक पर्टिकुलर स्टॉक में दिक्कत हो सकती है। तो ये होता है इस तरह से सेफ वाली ऑप्शन, ये सेफ वाला काम होता है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बीज या ETF खरीद लो, लॉन्ग टर्म में स्मॉल गेन मिलेगा आपको, लेकिन जो आपका FD है और जो आपका म्यूचुअल फंड है उससे ज़्यादा का रिटर्न ये आपको दे देगा। और ये सेफ भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड का मतलब ये है कि आप इसको कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये हर एक ब्रोकर के पास मिलेंगे आपको। तो ये तो सबसे सेफ वाली चीज़ है जिसमें आपको बिना किसी स्टडी के ही सिर्फ मैंने ये बताया कि भाई ये चीज़ डिजाइंड ही इस तरह से कि ऊपर जाएगी, तो आपने बिना किसी स्टडी के भी इस पर पैसा लगा दिया तो भी ऊपर ही जाना है उसको। बस सेक्टर वाइज देखोगे तो सेक्टर वाइज थोड़ा सा आपको आउटलुक देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 तो है, जैसे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ऊपर ही जाना है, लेकिन सेक्टर वाइज फिर सेक्टर स्पेसिफिक आपको आउटलुक देखना पड़ेगा कि आने वाले 5 से 10 साल में आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है, फार्मा सेक्टर कैसा कर सकता है, एफएमसीजी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है। उसके बेस पे आपने बीज खरीद लिए। म्यूचुअल फंड में खरीदने के बजाय बीज और ईटीएफ खरीद लो, वो आप खुद कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में आपको कुछ ना कुछ कम रिटर्न मिलेगा, इसमें उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये होता है सबसे सेफ वाला, सबसे वैसे वाला, बिना किसी स्टडी के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज़ के। अब बात करते हैं हम यहाँ तक का जो भी चीज़ है, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, वरना हम आगे चलते हैं। इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट यू कैन आस्क। लैंग्वेज भी आई थिंक हर कोई समझ पा रहा होगा, किसी को वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है हरियाणवी टच आ जाए तो काइंडली एडजस्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो है हमारा बिना किसी स्टडी के, बिना किसी चीज़ के, मैंने सिंपली बस ये बता दिया आपको कि भाई डिजाइंड इस तरह से हैं वो चीज़ें, तो ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, अब हमें सबसे पहले क्या सीखना क्या होता है, क्या देखना क्या होता है। सबसे पहले हमें चीज़ों का वो पता होना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप XYZ बाई या सेल कुछ भी सोच रहे हो, तो एक कोई भी आपको कह रहा है ब्लाइंडली बाई सेल मत करो, आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो सबसे पहले हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देनी होती है। लॉन्गर टाइम फ्रेम को हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस देनी है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चीज़ कर रही है वो, बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ये हमें देखना होता है, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम को जब हम समझ जाएंगे, क्योंकि जब हमने मंथली और वीकली देखा निफ्टी 50 को, तो हमें पता चला कि भाई लॉन्ग टाइम में तो ये चीज़ डिजाइन ही ऐसे थी कि ऊपर जाए। तो हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम को सबसे पहले सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस देखनी होती है। उसके बाद हमें ट्रेंड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ट्रेंड है। अगर ट्रेंड समझ में आ गया तो आप कभी भी लॉस में नहीं हो सकते, आपको प्रॉफिट होना ही होना है। ट्रेंड के साथ में चलना है, ये लगा लो ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, इसको समझना है, ये समझना है आपको। ट्रेंड समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर हमें जो है पैटर्न्स ढूंढने होते हैं, चार्ट के ऊपर पैटर्न ढूंढने हैं, चार्ट पैटर्न, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उन चार्ट पैटर्न्स के बेस पे हमें ये जो चीज़ें बनती रहती हैं, इन चार्ट पैटर्न्स के बेस पे हम किसी चीज़ को बाई या सेल कर सकते हैं। फिर जब हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में पता चल गया, ट्रेंड का पता चल गया, चार्ट पैटर्न का पता चल गया, तो ये चीज़ें हमें बता देंगे कि भाई ये स्टॉक कर क्या रहा है, ये स्टॉक बाई या सेल करने लायक है या नहीं है। अब इन चीज़ों को और बेहतर कर देता है जब हम उसको फिर कैंडल स्टिक के बेस पे देखने लग जाएं। फिर हमें कैंडल स्टिक को, क्योंकि इसके बेस पे अब हमें एंट्री लेनी है, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये स्टॉक XYZ स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में किस टाइप का परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से हमें किसी वजह से उसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह देख ली, उसके कोई भी चार्ट पैटर्न देख लिया, उसका ट्रेंड देख लिया, कुछ भी देख लिया, उसको हमने स्टडी कर लिया। जब ये स्टडी हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भैया ये चीज़ ऊपर जाने के कितने चांसेस हैं, ये ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती। फिर हमें क्या है, फिर हमें कैंडल स्टिक को देखना होता है। कैंडल स्टिक जो है, कैंडल स्टिक हमें ये चीज़ बताती है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ क्या बाकी पब्लिक भी इसको ऐसे ही देख रही है क्या। कैंडल स्टिक मेरे को प्राइस को रीड करने में हेल्प करेगा। प्राइस मुझे बताएगा कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ बाकी भी उसको उसी तरह से देख रहे हैं या नहीं। मेरे को तो लग रहा है कि ये भाई ये चीज़ 24 रुपये से या यहाँ से ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है, लेकिन क्या बाकी लोग भी इसको खरीद रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में ऊपर जा रही है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक को देखोगे आपको तो साइकोलॉजी पता चलेगा कि बाकी पब्लिक क्या कर रही है, बाकी बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं। फिर उसके बेस पर ही हमें, कैंडल स्टिक के बेस पे ही हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। एंट्री
मतलब हमें उसके अंदर पोजीशन बढ़ानी है, हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए बाई या सेल, जो भी हमारा स्पेसिफिक गोल है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें सोचना होता है कि हाँ भाई ये है, यहाँ से ये ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ हमें बताएगी कैंडलस्टिक। फिर एंट्री ले ली तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि अब मैंने इसमें एंट्री पोजीशन बना ली है तो अब तो जो मैंने सोचा था वही होना है। हमेशा आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे शॉर्ट टर्म में। कभी भी प्राइस जो है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो दिखेगा आपको, प्राइस नीचे आ रहा है तो वो दिखेगा। तो हमेशा एक स्टॉप लॉस होगा जहाँ पे मार्केट आपको ये बोल रही है कि नहीं जो आपने सोचा था वो गलत है, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ उसमें से एग्जिट करोगे। जब मार्केट आपको ये कह रही है कि जो सोचा था वो सही है तो आप वहाँ पे टारगेट तक वेट करोगे। अब इसके साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो जो हमारा यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे 5 चीज़ें होती हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड सेटअप। मनी मैनेजमेंट मतलब आपके पास जो पैसा है आपने उसको कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट किया। आपके पास फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए हैं तो क्या आप 20 के 20 लाख एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे, या 1 लाख के 10 स्टॉक लोगे और 10 लाख आप अपना हाथ में रखोगे, या 1 लाख के 20 स्टॉक लोगे, या 50 हज़ार के आप 40 स्टॉक लोगे। आपने पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया, वो चीज़ है आपकी मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको बताता है कि भाई आप कितना खोने को तैयार हो और कितना पाने को तैयार हो, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है और आपका टारगेट कितना है, आप कितने रुपए खो के कितने कमाना चाहते हो। आपने XYZ स्टॉक खरीदा 40 रुपये में, आप खोने के कितने तैयार हो, इसमें से जब इसका प्राइस कहाँ पहुँच जाएगा तो आप एग्जिट ले लोगे। आप 30 पे लोगे, 20 पे लोगे, 10 पे लोगे, 5 पे लोगे, 2 पे लोगे, या 1 रुपये पे एग्जिट लोगे, अगर ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो ये रिस्क है कि आप इसको कितना रिस्क लेने को तैयार हो। आपने यहाँ पे एंट्री ली थी तो आप कहाँ पे एग्जिट कर लोगे, कहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे, कहाँ पे आपको ये लगेगा कि यहाँ जो मैंने सोचा था वो गलत हो गया। और दूसरी साइड आपका टारगेट, आप 50 पे इसमें से एग्जिट ले रहे हो प्रॉफिट में, 70 पे कर रहे हो, 100 पे कर रहे हो, 200 पे कर रहे हो या 1000 पे कर रहे हो, वो आपका हो गया रिवार्ड कि आप पाना कितना चाहते हो। आप यहाँ पे खोने को 2 रुपये तैयार हो कि भाई 40 का माल 38 पहुँच जाएगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा, और यहाँ पाना आप चाह रहे हो 100, तो क्या 2 रुपये का आपका रिस्क हो गया और 60 रुपये का आपका रिवार्ड हो गया। तो वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है आपका। फिर आपकी आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे डिफ़िकल्ट है ये कंट्रोल करनी, क्योंकि जब आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लोगे, जब आपका पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व आ जाएगा, जब आपने मनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी, तो आप उस स्टॉक को मनी की टर्म में देखने लग जाओगे, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म में देखने लग जाओगे। फिर आपकी जो स्टडी है, आप स्टडी के अकॉर्डिंग उसको नहीं देखोगे, आप उसको मनी की टर्म में देखोगे। तो यहाँ पे हमें बोला जाता है कि हमें इमोशनल लेस होना है, इमोशन पे कंट्रोल करना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस को एक नज़रिए से ही देखना है, प्रॉफिट में घबराना नहीं है, लॉस में बैठे नहीं रहना। लॉस आ गया है, आपका स्टॉप लॉस आ गया तो वहाँ पे निकलना है, टारगेट आ गया तो वहाँ पे निकलना है। फिर भले ही वो टारगेट के ऊपर चली जाए चीज़, भले ही वो आपका स्टॉप लॉस खा के वापस से आपको एंट्री दे दे, उस चीज़ को कंट्रोल करना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये चीज़ ईजी है, सबसे डिफ़िकल्ट कंट्रोल करना है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है। तो स्पेसिफिकली जो स्विंग ट्रेड और जो इंट्राडे में करते हैं उसके लिए। लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है आपको बैठे रहना है, पैसा लगा के 5 से 10 साल उसको आपने बेसिकली वहाँ पे कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है कि कंपनी का होरिजन अच्छा लगा आपको, फ्यूचर में वो ग्रो कर सकती है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए आपने। तो वहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी उस तरह से बिल्ड करेगी। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है तो डिफ़िकल्ट,
लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन कुछ नहीं, आपके रूल्स हैं। रूल्स वही जो आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और सेटअप के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए होंगे, उनको फॉलो अप करोगे, रूल्स को फॉलो अप करोगे तो अपने आप ही साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। रूल्स को फॉलो करना इज डिसिप्लिन। सब फिर आता है सेटअप। सेटअप जिसके बेस पे आप किसी चीज़ को बाई या सेल करोगे, वो आपका सेटअप कहलाता है। तो मोस्टली पब्लिक सेटअप जो पुराने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट नहीं जो सॉरी ट्रेडिंग करते हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है सेटअप को ही ढूंढते रहते हैं। हम मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या डिसिप्लिन की बात नहीं करते, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि भाई जैसे कोई भी एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, कोई भी एग्ज़ाम आपने किया, 10th किया, 12th किया या कोई भी आपने डिग्री करी, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट थे। हिंदी थी, इंग्लिश थी, मैथ थी, एसएसटी थी, सोशल साइंस थी। हर एक सब्जेक्ट में आपका इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी था, तब जाके वो क्लास पास होती। सेम चीज़ यहाँ पे है शेयर मार्केट में, इस बिज़नेस में, कि आपको इन सब पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ओवरऑल वहाँ पे सक्सेस ले पाओगे, ओवरऑल आप पास हो पाओगे। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागते रहोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। आप प्रॉफिट में तो आ जाओगे लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो आपको अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन एंड सेटअप, हर चीज़ पे काम करना है। हर चीज़ इवनली इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन कुछ नहीं है, जो भी आपने इस तीनों के रूल बनाए हों, मनी मैनेजमेंट के, रिस्क मैनेजमेंट के और ट्रेडिंग से उसके सेटअप के, इन तीनों के जो भी रूल बनाए होंगे उनको फॉलो करना ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपका मनी मैनेजमेंट के रूल, रिस्क मैनेजमेंट के रूल एंड सेटअप के रूल्स, इन रूल्स को फॉलो करना सिखाएगा। और इन रूल्स को फॉलो कर लोगे तो आपकी जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है दैट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। तो तरीका यही है कि डिसिप्लिन के साथ काम करो। डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो अपने आप ही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधर जाएगी, अपने आप ही आपके सारी चीज़ें काम करने लग जाएंगी। तो हम इन रूल्स की और इन सब की भी बातें करेंगे, लेकिन ये हमारा ओवरऑल फ्लो रहेगा। तो हम रूल्स की बात करेंगे पहले कल। रूल्स के बाद हम उसमें फिर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग रूल होते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड अलग रूल होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अलग रूल होते हैं। तो हमें हर चीज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है ताकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आपने बीच में एक भी चीज़ मिस कर दी तो फिर वही चीज़ है, वही आपके बेसिकली ये चीज़ सोच के चलना, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अगर 100 रूल्स हैं तो आपको 100 के 100 रूल्स फॉलो अप करने पड़ेंगे। अगर इसमें से आप एक भी ब्रोक करोगे तो आपको वहीं पे पुनिशमेंट मिल जाएगी, वहीं पे आप पुनिश हो जाओगे। ये बार बार मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ अपना, वो दिखा के, और मार्केट आपको इस तरह से रिएक्ट करवाएगी कि आप उन रूल्स को तोड़ लो। तो देखो, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, ये जर्नल है, ये ट्रेडिंग जर्नल है, ये मेरा पिछले जनवरी से लेके अक्टूबर तक का ये मेरा वो है ट्रेडिंग, वो है जर्नल। अब देखो, इसमें जो लाल चीज़ है वो लॉस है, जो ग्रीन चीज़ है वो प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि आप, ये अब इंट्राडे का है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट का अलग है, ये सिर्फ इंट्राडे का है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा या हमेशा लॉस ही होगा। आपको कंट्रोल क्या करना है कि जो लॉस हो ये कम हो और जो ग्रीन दिन हो ये ज़्यादा हो। अब देखो, इस महीने में 4 लॉस हैं, इस महीने में 1 लॉस है, इस महीने में 1 2 3 4 5 6 लॉस है, इस महीने में 2 3 4 5 6 लॉस, बाकी दिन प्रॉफिट वाले हैं। इस महीने में 2 और 2 4 लॉस हैं। तो ऑन एन एवरेज मेरे 4 से 5 लॉस हो रहे हैं, महीने में होंगे ही होंगे। वो कभी लगातार हो जाएंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी हो ही, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस होगा ही नहीं, लॉस भी होगा आपको, लेकिन आपको प्रॉफिट भी होगा। यहाँ पे 2 लॉस है, यहाँ पे 1 2 3 लॉस है, 3 2, यहाँ पे 1 2 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3 3 है। तो देखो, ऑन एन एवरेज आपके 3 लॉस हो रहे हैं महीने में, बाकी दिन आप प्रॉफिट में हो। तो ये चीज़ आपको आएंगी कैसे? जब आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे। और दूसरा देखो, अब मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड।
ये आज तक का मेरा बेस्ट मंथ था। ये आज तक का मेरा बेस्ट मंथ था जब मैं पूरा अपना पीक पे था। इस मंथ में मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ, डेली प्रॉफिट हुआ, चाहे कितना ही भी छोटा हुआ हो कितना ही भी बड़ा हुआ हो, कोई लॉस नहीं हुआ। उस महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, 3 लाख के करीब का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें फॉलोअप करी, सारे रूल्स वगैरह फॉलोअप करे, तो क्या है, फिर आपको आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंच जाता है। कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंचने के बाद आप अपने रूल्स को तोड़ना शुरू कर देते हो। चीज़ें इंसान गलतियों से ही सीखता है, धीरे धीरे ही ग्रो अप करता है। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती, आज भी गलती हो सकती है, वो चीज़ आज भी, लेकिन आपने उसको रिपीट नहीं होने देना है। जो आपने पिछले लॉस होना कोई वो नहीं है, लॉस हो सकता है, लेकिन आपने उस लॉस से सीखा क्या, आपने उसको किस तरह से कवर अप किया, आपने उसको सीखा कैसे, वो चीज़ आपको कवर अप करनी है। तो जब ये प्रॉफिट में हो गया, मैं इतने बड़े प्रॉफिट में हो गया और लगातार इतने दिन से प्रॉफिट हुआ मुझे, तो फिर मैं क्या है, कॉन्फिडेंस में आ गया, मैंने अपने रूल्स को तोड़ने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर मुझे झटका लगेगा। देखो, फिर मैंने रूल्स तोड़े अगले ही दिन। मैंने जब अपने आप को रिव्यू किया कि भाई महीने का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आज बड़ी पोजीशन लेता हूँ, मार्केट तो जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही चल रही है, मैंने बड़ा रिस्क लिया, बड़ा रिस्क लिया तो मुझे बड़ा लॉस हुआ। लेकिन अब यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी को कौन बचा पाया, मेरी साइकोलॉजी को बचा पाया कि जो मेरे पास पैसा था, मेरे को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो मेरे उसमें प्रॉफिट में से गया, प्रॉफिट में से जब वो जाएगी, 2 लाख रुपए चले भी गए तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ मेरी अगर ट्रेडिंग कैपिटल से चला जाएगा तो मेरी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, फिर मैं कभी प्रॉफिट की नहीं सोचूंगा, फिर मैं उसको कवर करने में लग जाऊंगा। तो हमेशा हमें लॉस को कंट्रोल करते हुए रखना है कि आप, ऐसा नहीं है कि 30 दिन 20 दिन लॉस नहीं हुआ है तो लॉस हो ही नहीं सकता। वो तब सबसे ज़्यादा आपका दिल करेगा कि रूल्स को तोड़ दूं मैं, फिर आप रूल को तोड़ोगे तो आपको फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। फिर क्या है, जब मैं लॉस में हो जाता हूँ तो मैं फिर और कंजर्वेटिव काम करने लग जाऊंगा कि भाई सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि इस लॉस को कवर अप करना है, मैं छोटी पोजीशन बनाऊँ, रिस्क कम कर दूंगा, क्योंकि हमें अपने रिस्क को रिमूव करना है। फिर देखो, उसको मैंने कवर अप कर लिया, उसी महीने में छोटे छोटे प्रॉफिट कर करके कवर अप कर लिया, उस महीने में और कोई लॉस नहीं होने दिया मैंने। फिर अपने रूल्स को वापस से रिगेन किया। जब आप प्रॉफिट में होगे तो प्रॉफिट के ऊपर आपको रिस्क लेना है, वो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, आप ग्रो ऐसे ही कर पाओगे। अपने 3 लाख पे कुछ रिस्क लिया, मान लो वहाँ पे वो मेरा रिस्क सक्सेसफुल हो जाता, वही 3 लाख मेरे को 6 लाख बना देते, तो मेरी कैपिटल डबल हो जाती वहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी तो हो सकता था। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो प्रॉफिट भी तो, रिस्क टू रिवार्ड भी तो फॉलोअप किया होगा वहाँ पे। अगर मुझे रिस्क लेना है तो हमेशा प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लेना है, अपनी कभी भी ट्रेडिंग कैपिटल पे रिस्क मत लो। जब आपके पास थोड़ा सा प्रॉफिट का पैसा हो जाए तो वहाँ पे आप रिस्क लेना शुरू करो, और रिस्क उतना ही लो कि आपका प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा चला जाए, फिर भी आपके हाथ में बच जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही आप दाओ, पूरा का पूरा ही झोंक दो, आपको उतना ही लेना है जितना आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट ना करे। अगर वही लॉस 4 लाख का हो जाता तो मैं 1 लाख ओवरऑल माइनस में हो जाता, तो मेरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती। फिर मेरे को, मैं फिर ट्रेड देखने की बजाय मैं ये देखता कि अरे यार लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, फिर मैं उस साइकोलॉजी से काम करूँगा। फिर मैं चार्ट पैटर्न को नहीं देखूंगा ध्यान से, फिर मैं इस लॉस को देखने लग जाऊंगा, इसको रिकवर करने लग जाऊंगा। तो हमें हमेशा लॉस को कंट्रोल करना है। देखो, यहाँ पे 4 ओरिजिन होते हैं हमेशा, या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, या आपको बिग प्रॉफिट हो सकता है, या आपको लॉस हो सकता है, या आपको बिग लॉस हो सकता है। आपको सिर्फ इसको कंट्रोल करना है, बिग लॉस को, ये आपको नहीं होने देना है। ये दिन जब आपका हो गया तो ये सोच लो आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई है, आप फिर प्रॉफिट में आने में आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। बिग लॉस को कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, छोटे लॉस कभी भी कवर अप हो जाएंगे, छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट से कवर होते रहेंगे। फिर जब आप प्रॉफिट में आ जाओ तो प्रॉफिट पे थोड़ा थोड़ा रिस्क लो, प्रॉफिट पे जब रिस्क लोगे तो वही आपका बड़े प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑन एवरेज बड़े प्रॉफिट भी होते हैं, जैसे ये कितना हुआ यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट हुआ, जैसे ये इस दिन। तो वो चीज़ वही है, आपको कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, ऑन एन एवरेज आपको एवरेज आउट हो जाएगा। लेकिन जब आपको लॉस हो गया तो आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो अपने इस लॉस को
कंट्रोल करना होता है। और ये सबसे ज़्यादा चांसेस जब हो जाते हैं जब आप लगातार प्रॉफिट में हो। जब आप लगातार प्रॉफिट में हो जाओगे तो आपको सोचना चाहिए कि अब एक झटका मिलने वाला है। आप प्रॉफिट में हो तो आपको झटका मिलने वाला है। प्रॉफिट में हो तो बीच में एक झटका मिलेगा, फिर प्रॉफिट में हो फिर एक झटका मिलेगा, प्रॉफिट में हो इतने दिन प्रॉफिट में हो झटका मिलेगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसे काम करती है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर जाती रहे या कोई भी चीज़ हमेशा नीचे जाती रहे। कोई भी चीज़ है एक्स वाई जेड, कोई भी स्टॉक है, कोई भी चार्ट है, कोई भी स्ट्रेटजी, आप किसी भी चीज़ पे बाई सेल करोगे, कोई भी चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा या हमेशा नीचे ही आता रहेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये चीज़ ऊपर ही ऊपर चलती रहे, बीच में डाउन भी आएगा। ऊपर चलती रहे बीच में डाउन भी आएगा, या नीचे ही चलती रहे बीच में अप भी आएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, आपको प्रॉफिट 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 ही नहीं होगा हमेशा, लॉस भी आपको होंगे। लॉस इज आल्सो योर पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो अप किया है तो वो ऑन एन एवरेज आपको लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आपको अपने प्रॉफिट को बचाना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने रूल्स को, साइकोलॉजी को फॉलो अप करोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। आप हमेशा रिस्क जब भी लेना है अपने प्रॉफिट पे लेना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमें अपने प्रॉफिट को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट को इकट्ठे करना है। आप डेली के 2,000 रुपये कमाओ, 2K कमाओ, 20 दिन में आपके 40,000 रुपये हो गए। डेली के आप 10,000 रुपये कमाओ, 20 दिन में आपके 2 लाख रुपये हो गए। फिर आप ये 2 लाख में से 1 लाख का रिस्क लो। आपको ग्रो करना है तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप स्लो स्पीड, अगर स्पीड अपने ग्रो अप की स्पीड फॉलो अप करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वरना आप छोटा रिस्क छोटा रिवार्ड लेते रहो। स्मॉल रिस्क स्मॉल रिवार्ड, स्मॉल स्मॉल रिस्क लो, स्मॉल स्मॉल रिवार्ड लो। कभी भी आप अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क मत लो, प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले सकते हो। जब आप प्रॉफिट में हो जाते हो तो रिस्क ले सकते हो। तो ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दिखा रहा था कि ताकि आपको ये भी पता चले कि भाई जिससे आप सीख रहे हो ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉफिट ना हो रहा हो या उसको आता ही ना हो। बहुत सारे लोग इसको दिखाते नहीं, इसमें बहुत सारा वो हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं भाई। क्योंकि ये अपने आप में ही वो बताता है कि भाई वो बंदा कितना वो है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। पैसे बढ़ाना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उनको बचाना डिफ़िकल्ट है। उनको रूल्स के साथ फॉलो अप करोगे तो बचेंगे, और उनको आप तभी बड़े प्रॉफिट कमा पाओगे जब आप अपने रूल्स को फॉलो अप करोगे। तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे डिसिप्लिन करना। डिसिप्लिन कुछ नहीं है, डिसिप्लिन आपका रूल्स है। रूल्स को फॉलो अप करना, वो रूल रिस्क मैनेजमेंट के हो सकते हैं, वो रूल मनी मैनेजमेंट के हो सकते हैं, वो रूल आपके सेटअप के हो सकते हैं। आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी अपने आप ही बिल्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ है इंट्राडे में, स्विंग ट्रेड में और लॉन्ग टर्म में, हर चीज़ में ही है ये चीज़। अब बहुत सारी वो चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे वाले स्टॉक्स हैं, IRFC। ये स्टॉक भाग रहा है भागे जा रहा है शुरू से। यहाँ पे इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया जब ये ऊपर भाग रहा था। यहाँ पे हर कोई इसको देख रहा था। ये चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी 40 रुपये की, ऊपर गई, फिर फ्लैट हुई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, ऊपर गई। अब जिसने भी अपना रूल्स को फॉलो अप नहीं किया होगा, जिसने भी अपने मनी मैनेजमेंट को ढंग से फॉलो नहीं किया होगा, जिसने यहाँ बाई किया होगा 200 रुपये में, आज उसकी कैपिटल 150 पहुँच गई है। यहाँ पे 2 लाख रुपए लगाए होंगे तो 1.5 लाख पहुँच गया, रह गया सिर्फ यहाँ पे। अब उसको डर लग रहा होगा, लेकिन अगर वो अपने रूल्स के ऊपर स्टिक रहे, वो अपना पेशेंस रखे, उसको कंपनी के उस पे फंडामेंटल पे बिलीव है, जो उसने सेटअप बनाया था, जो सोच के यहाँ पे लिया था, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, तो हो सकता है ये वापस रिगेन कर जाए। तो हमें ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करते हुए रूल्स का फॉलो अप नहीं करना, रूल्स का फॉलो अप वहाँ भी करना है। फॉर एग्जाम्पल XYZ स्टॉक लिया मैंने, रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, मान ले मेरे पास 2 कंपनी है, XYZ एंड ABC, 2 कंपनी है। हाँ जी नवीन जी, जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए। दो कंपनी है मेरे पास। हाँ भाई, ललित ललित जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो हमने IRCTC का स्टॉक 2 लाख रुपए पे लिया, सपोज दैट वन, हाँ जी हाँ जी।
तो उसके बाद वो माइनस जा रहा है, हम्म। लाइक दैट 1 लाख तक पहुंच गया, तो उसके बाद हमारे पास रहेगा या वो नहीं रहेगा, क्या होगा? वो आपके पास रहेगा जब तक कंपनी है, जब तक आपके पास स्टॉक रहेगा। मतलब 2 लाख से चाहे वो 1 रुपए पहुंचाए तब बिल्कुल, भी हमारे। तब भी आपके पास ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू। उसको आप थ्रू आउट लाइफ कभी भी बेच सकते हो, कभी भी, जब तक कंपनी है, जब तक स्टॉक रहेगा। ओके। चाहे वो आपके, आप ना बेचें, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी, ग्रैंड सन भी बेचेंगे, या ग्रैंड जो आपके पोता पोती हैं वो भी बेचेंगे, हाँ हाँ, तब तक भी समझता हूँ मैं। रहेगा आपके पास। जी। हाँ जी मैम। सर जैसे हमने भी आईआरएफसी का शेयर लिया हुआ है, मतलब हमें अलॉटमेंट में आया था वो, हम्म। तो हमें अभी वो रखना चाहिए? अभी जब तक 135 होल्ड है, जब तक तो रख लो मैम, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये बुलिश है। 135 से नीचे आए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर बुक करना। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। तो देखो, कोई रूल्स को, हम इन्वेस्टमेंट में भी हमें हमेशा हमारे रूल्स को फॉलो अप करना चाहिए। जैसे कोई कंपनी है XYZ एंड ABC, ये 50 रुपये की कंपनी है दोनों। यहाँ पे मैंने लगा दिया 50 लाख रुपए, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 लाख रुपया सिर्फ। अब ये वाली कंपनी का शेयर चला नहीं, ये पहुंच गया 10 रुपये पे, और इसका शेयर चला, या ये चला लेकिन कम चला, इस तरह से समझो, डाउन क्यों, ये ऊपर गया लेकिन ये पहुंचा 100 रुपये पे, और इस कंपनी का स्टॉक ये अच्छा निकला और ये पहुंच गया हमारा 10,000 पे। यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए आपको जहाँ दे सकता था ज़्यादा रिटर्न, उसने दिया कम, क्योंकि आपका अमाउंट कम था। यहाँ पे आपका अमाउंट ज़्यादा था लेकिन स्टॉक कम चला, ये पहुंचा मान लो 60 ही रुपये पे। यहाँ पे इसने 10% का ही ग्रोथ किया, 20% का ग्रो किया सिर्फ, और यहाँ पे इसने 1000 गुना ग्रो कर दिया। तो यहाँ पे आपने लेकिन इन्वेस्टमेंट सही नहीं करी थी। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही होती, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंग होती, तो आपको उस तरह से उसमें ग्रोथ मिल जाती। तो हमें इन्वेस्टमेंट में भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें वहाँ पे भी मनी को इस तरह से मैनेज करना है, अपने रूल्स को इस तरह से मैनेज करना है कि इक्वल चांसेस दें। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चलती है। शेयर मार्केट में कोई भी चीज़, हमेशा ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे नथिंग इज़ गारंटीड, गारंटी कुछ नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ ये ऐसा होगा, तो वो आपको पागल बना रहा है। 100% कोई कभी भी ये नहीं बता सकता कि ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे गारंटीड वर्ड का कोई यूज ही नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ चलती हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने के इतने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है यहाँ पे। आपको उन प्रोबेबिलिटीज़ को, उस मैथमेटिक्स को अपने फेवर में करना है कि भाई 50 रुपये की चीज़ 60 भी जा सकती है, ये 40 भी जा सकती है, और ये 50 पे भी रह सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ के अलग अलग, इसके पीछे के फंडामेंटल अलग हो सकते हैं कि भाई ये ऐसा करेगा, इसके इतने चांसेस है, इसके इतने चांसेस है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है कि भाई ये इस टाइप की कैंडल बन गई, या ये इस टाइप का स्कैनर है, या इस टाइप का इंडिकेटर है, ऐसे बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कभी भी हम गारंटीड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटीज़ की बात होगी। शेयर मार्केट में कोई नहीं बता सकता कल मार्केट क्या करेगी, ये कभी भी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो हमेशा हमें अपने, चाहे वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म का ट्रेड हो, चाहे वो इंट्राडे का ट्रेड हो, चाहे स्विंग ट्रेड हो, हमेशा हमें अपने रूल्स को फॉलो अप करते हुए चलना है। उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और हमेशा इसमें जब भी आप सीखने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाओ, तो हमें वही पैसा लगाना चाहिए सीखने के लिए, खास करके जो हमें लॉस हो जाए तो हमें उसका बाद में मलाल ना हो। यहाँ पे क्या है, पब्लिक यहाँ पे पैसा लगा के हम ये सोचते हैं कि हमें अगले ही दिन से रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हम इसको बिज़नेस की तरह नहीं देखते। जैसे बाकी बिज़नेस है, हम कोई जॉब करते हैं तो उसमें क्या, हम 10-12 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 4-5 महीने एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद हम जॉब के एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, हम शेयर मार्केट में ये सोचते हैं कि मैं आज ही आया हूँ, इतना ही सीख लिया, यहीं से इन्वेस्टमेंट करूँ और मेरा स्टॉक तो ऊपर जाना ही चाहिए ना। यहाँ पे भी हमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपने खुद के ऊपर। हमें अपनी नॉलेज को गेन करना है। वो नॉलेज आप किसी, जैसे अब ये आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ये भी आप उसमें ही आता है, या फिर आप लॉस करके सीख रहे हो, वो भी एक तरह से आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखो
कि लॉस हो गया है मुझे, तो मैंने उससे कुछ सीखा है, लेकिन सीखना जरूरी है, वही गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, दैट इज़ पार्ट, लेकिन वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, आपने उस लॉस से सीखा क्या, वो चीज़ ज़रूरी है। तो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें जो हम ट्रेंड वगैरह है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर वन बाय वन कवर अप करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन था तो इतना ही करता हूँ मैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मार्केट डिस्कशन करता हूँ, कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से हम मार्केट को देख सकते हैं। तो देखो, ये जो है बताया भी था ग्रुप पे, मैसेज भी डाला था दिन में, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उसको तो समझ में आ ही गया होगा। पहले क्या था, ये जो हमारा RSI था, ये RSI 40 से नीचे चल रहा था तो मैं बियरिश था। अब ये 40 से ऊपर गया तो हमें ऊपर जाने पे बाई नहीं करना, जब ये नीचे आके वापस सपोर्ट ले यहाँ पे डब्लू बने तो हमें बाई करना होता है। यहाँ पे प्राइस लोअर था और RSI अपर था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी था, वो चीज़ है। यहाँ पे हमारी यहाँ से यहाँ तक फिबो लगाएंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो उसके 50-60% का जोन भी ये था जहाँ से इसने बाउंस लिया। अब जो आज की कैंडल बनी है एक तरह से लॉन्ग लैग्ड है, थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, क्योंकि कल की क्लोजिंग के आसपास ही हम क्लोज हुए हैं और ऊपर से सेलिंग दिखी है इसमें, ये वाली कैंडल सेलिंग है। लेकिन ये जब नेगेटिव जब होगी, जब ये आज के ओपन के नीचे से ली जाएगी, तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुले और इसके नीचे जाएगी तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाऊंगा, ये लो टेस्ट करेगी और उसके बाद ये भी लो टेस्ट कर सकती है। और अगर ये 24,800 तोड़ती है तो हमें थोड़ा सा, जो भी आपके लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हों, मैं तो कहूँगा उनमें से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि उसको अगर ये तोड़ देती है तो ये बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला। फिर मार्केट बड़ा इजीली 22,000 की तरफ भी आ सकती है, 22 से 22,500 इस वाली जोन की तरफ भी हेड अप हो जाएगी। बीच में एक सपोर्ट काम करेगा जो 23,500 वाला है वो। तो इसके नीचे मैं कंप्लीटली बेयरिश हूँ, अभी मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ, बुलिश नहीं हूँ, बुलिश होऊंगा मैं इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर। जब तक 24,500 नहीं टूट जाता ऊपर की साइड, जब तक मैं मेजर किसी भी स्टॉक में कैश में भी बाइंग नहीं करूँगा, मैं स्मॉल अमाउंट में बाई करूँगा। जब ये मेरा इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब मदर मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी जब भी मेरे कैश वाले स्टॉक चलेंगे, भले ही मेरे को उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, भले ही वो कंपनी अच्छी हो, उसके रिजल्ट अच्छे आए हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जब तक फास्टली ग्रो नहीं करेगी जब तक मदर मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। और जब तक मदर मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक बड़ी कैपिटल, बड़ा पैसा किसी भी स्टॉक में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक ये इस स्विंग के ऊपर नहीं चली जाती, 24,500 के ऊपर नहीं चली जाती, जब तक मैं लॉन्ग टर्म में भी कैश में ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल रहा हूँ। आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और अगर ये इसके नीचे आएगा तो मैं जो लॉन्ग टर्म वाले मेरे स्टॉक्स हैं बहुत सारे, जो मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उनमें से भी प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा एटलीस्ट, कि उनमें से मैं अपनी कैपिटल निकाल लूँ। जो मेरे को 80-50% का प्रॉफिट दे रहे हैं उनमें वो प्रॉफिट छोड़ दूंगा और कैपिटल बाहर निकाल लूँगा, ताकि खोने को कुछ ना हो। वो और नीचे आएंगे तो दोबारा अच्छी कंपनी होगी तो थोड़ी सी महंगी ले लूँगा मैं, दोबारा मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। ये निफ्टी 50 का है। और निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आगे रेट कट की उम्मीद है, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी हालांकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये एक्टिवेट होगा जब देखेंगे। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर खड़ा है, ये हमारा 51,000, एक तरह से 51,000 के नीचे मैं थोड़ा सा बियरिश हो जाता हूँ हमेशा, जब ये भी इसके नीचे आता है। इसके ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ और इसके ऊपर सुपर बुलिश हो जाऊँगा। लेकिन अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग निफ्टी से अच्छी है, देखो इनगल्फिंग कैंडल है, बिल्कुल पॉजिटिव कैंडल है ये। अब जो है पॉजिटिव ज़्यादा है निफ्टी की बजाय, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव, निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस है, बैंक निफ्टी में कम वीकनेस है। तो ये फ्लैट खुले के इसके ऊपर जाएगा तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा यहाँ तक का, और इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे। जैसे इसके ऊपर जाएगा थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ डालूंगा, फिर इसके ऊपर जा रहा है तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की बजाय मैं ऐड करूँगा, और इसके ऊपर जा रहा है तो फिर ये आराम से 53,000 भी जा सकता है, ये चीज़ है। और इस कैंडल के अब ये 50-60 से नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा माइल्डली। तो ये वापस इस लो को रीटेस्ट करने आएगा, ये लो टूटेगा तो हम नेगेटिव हो जाएंगे थोड़े से, अब यहाँ तक आ जाएंगे 51,000 तक, और 51,000 के नीचे मैं नेगेटिव हूँ, ये चीज़ है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। बाकी अब लाइव ट्रेड भी करेंगे थोड़ा सा, जब 1-2 सेटअप्स वगैरह चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तब। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, किसी स्टॉक स्पेसिफिक भी हो तो भी आप पूछ सकते हैं।
रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। नो क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइमिंग। कल टॉपिक रहेगा ट्रेंड का। ओके, गुड नाइट।